हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIS। जैसे हमने डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 17 अगस्त टू 19 अगस्त का PIB सीरीज, जिसमें न्यूज पे डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस द ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू स्टैम्पेड इन लाखीसराई बिहार। एक्चुअली ये न्यूज न्यूज़पेपर में भी कवर हुई है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज हम इसमें डालेंगे जिसका आपको आपके आंसर राइटिंग में भी फायदा होगा। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 में, जो मैन मेड डिजास्टर है। बिकॉज स्टैम्पेड जो है ये आजकल का एक हॉट टॉपिक है फॉर द क्वेश्चन मेकिंग फॉर UPSC। सो आपको नाम याद रखना है कि रिसेंटली बिहार के लखीसराय में ये स्टैम्पेड हुआ है। क्यों? एक अशोक धाम करके जो टेम्पल है, ये टेम्पल में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, ठीक है, श्रावण शुरू है अभी, तो दैट इज द रीजन, श्रावण या सावन जिसको आप बोलते हो, जिस वजह से काफी सारे श्रद्धालु लोग वहां गए, एंड बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड जो क्राउड रहता है, इस वजह से यहाँ ये स्टैम्पेड हुआ है। पहला न्यूज ये है। तो आपको इसमें नाम क्या याद रखना है? लखीसराई फॉर अशोकधाम टेम्पल, जहां वो स्टैम्पेड हुआ है इन बिहार। दूसरा आप देख सकते हो, CEC, that is Chief Election Commissioner Ganesh Kumar, calls upon the academia to strengthen the informed democratic participation। ये आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? You can use it in your GS paper 2, that is citizen centric participation, citizen centric governance। ठीक है, इसमें क्या किया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC 2.0 ये स्टार्ट किया है, एंड ये स्पेशली यंगस्टर्स को टारगेट करके उन्होंने स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा मोदी जी के स्पीच में इस बार जेनजीज या जो यंगस्टर्स है, इनके बारे में बहुत ज्यादा टारगेट किया था, या उनके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा प्लान्स बताए हैं। तो दैट इज द रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब दैट इज ELC 2.0 स्टार्ट किया है, जिससे क्या होगा, जो यंगस्टर्स है उनको एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या है, एक्चुअल पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, इलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ELC 2.0। सो आप देख सकते हो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है। आपने याद किया होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनका जो इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इट इज ECI नेट। ठीक है, तो जब भी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में पॉइंट्स आएंगे, तो यू शुड यूज ऑल दीज यूनिक पॉइंट्स, दैट इज इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC, एंड सेकंड ECI नेट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इलेक्टोरल एजुकेशन, उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी में यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन इनको बढ़ाना है। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। थर्ड इज शिवराज सिंह चौहान लीड सप्तधारा ऑफ शक्ति प्लेस एट पूसा। देखिए, मोदी जी के स्पीच में भी और बाकी यूनियन मिनिस्टर्स भी सप्तधारा ये वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन, और एज अ UPSC MPSC एस्पिरेंट आपको ये सप्तधारा के 7 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग। और एक हिंट देता हूं, टू गेट एक्स्ट्रा +1 मार्क्स, आप ये सप्तधारा, ये जो वर्ड है, ये की वर्ड है, इसको आप अलग अलग पैटर्न्स में इस्तेमाल कर सकते हो, इवन इन इथिक्स। जैसे एग्जांपल, नोलन प्रिंसिपल्स आप इथिक्स में पढ़ते हो, तो नोलन के जो प्रिंसिपल्स है, उनको आप सप्तधारा फॉर इंडियन इथिक्स ये आप डाल सकते हो। ठीक है, या गवर्नमेंट इथिक्स में आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके जो 7 पॉइंट्स रहेंगे, उसमें आप लिखेंगे सप्तधारा फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे करके आप ये सप्तधारा को एज अ कीवर्ड करके इस्तेमाल कर सकते हो। सप्तधारा आप देखेंगे कि सप्तधारा में 7 पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले है आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग पावर, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, थर्ड आता आपका है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फोर्थ इज गति शक्ति दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेक्स्ट है डिफेंस शक्ति, उसके बाद सिक्स्थ है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, एंड लास्ट है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो दीज आर द सप्तधारास। ये सप्तधारा के 7 पॉइंट्स दोस्तों आपको याद कर लेने हैं, सो दैट आप इसको अलग अलग आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जल्दी से एक रिवाइज कीजिए। सबसे पहले है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नेक्स्ट गति शक्ति, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, एंड सॉफ्ट पावर। इसकी एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, सप्तधारा में से ये 5 जो पॉइंट्स है वो आपके GS पेपर 3 का सिलेबस है। यस और नो? तो जिससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन चेयर्ड थर्ड मीटिंग फॉर एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ NICDIT। ये जो टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज NICDIT? NICDIT के साथ साथ मैं आपको भव्य एंड फायर कॉरिडोर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सो व्हाट इज NICDIT? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, ठीक है। और इसको चेयर कौन, मतलब ये जो मीटिंग है इसको चेयर किसने किया है? निर्मला सीतारमन। इसमें माइट बी पॉसिबल यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि NICDIT बोल दिया तो आप यहाँ देख सकते हो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल बोल दिया तो माइट बी पॉसिबल हमारे दिमाग में आता है कि रोड मिनिस्ट्री है क्या? नो, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा, बट ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आप देख रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये इसको मतलब लीड कर रही है। एंड इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, दैट इज भव्य स्कीम एंड फायर कॉरिडोर, FIRE, फायर कॉरिडोर। भव्य स्कीम में क्या आएगा? भव्य स्कीम मीन्स भारत औद्योगिक विकास योजना। इसमें क्या फोकस किया जाएगा? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको ज्यादा टारगेट किया जाएगा। औद्योगिक मतलब क्या? औद्योगिक मतलब बिजनेस मॉडल्स, सो इसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इसमें है क्या? भव्य स्कीम में है क्या? इसमें जो 100 इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग टू प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नागपुर का एग्जांपल दूं, सेज मिहान, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ये आ सकती है, ठीक है। उनके लिए स्पेशल ये ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स रेडी रहेंगे एंड जब चाहे तब वो तुरंत अपनी कंपनी वहां एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, भव्य, दैट इज भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फायर कॉरिडोर के बारे में भी बात कर रही थी। तो व्हाट इज फायर? दैट इज फ्रेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेलवेज एंड एक्सप्रेसवेज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। आप देखना दोस्तों, अपकमिंग मेंस एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। वाई? क्योंकि मोदी जी के स्पीच में भी आप देख सकते हो कि 10 से 15 साल में जो टारगेट है इंडिया का, उसमें उन्होंने लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर बात की है, ठीक है। तो फायर कॉरिडोर में क्या आएगा? फ्रेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेलवेज एंड एक्सप्रेसवेज, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया होस्ट 7th ब्रिक्स ICT वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप देखते हो तो इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स, ठीक है। सो 2026 में वी आर होस्टिंग द ब्रिक्स। तो हम अलग अलग ब्रिक्स की मीटिंग्स ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? ICT, ठीक है। और ICT इसमें आप देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम इस्तेमाल करते हैं ICT माने। लेकिन इसमें उन्होंने और एक बढ़िया सी थीम दी है। इसमें उन्होंने ICT को दिया है इनोवेट, कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म। ये ऐसे ट्रायंगल बना के आप बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हो। यू कैन यूज इट। ICT इज इक्वल्स टू ICT, दैट इज इनोवेट, कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और आपका जो बेसिक ICT है वो हम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लीड टू इनोवेट, कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म। ऐसे आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। जैसे बीच में हमने डिस्कस करते करते क्लास में बताया था, AI इज इक्वल्स टू AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू अमेरिका प्लस इंडिया पार्टनरशिप, AI, अमेरिका एंड इंडिया। ऐसे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बाय मतलब +1 मार्क्स तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक्स्ट्रा जो एज है वो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ये सीरीज आपको ये सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा फोकस किया है? AI, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0, इसको भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF, तो आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंड बेसिक डिजिटल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, कतार इंडिया पोस्टल रेमिटेंसेस सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आप GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिया कतार रिलेशन। इसमें क्या है? अभी डायरेक्टली कतार से आप जो इंडियन बेस्ड UPI है
ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें आप डायरेक्टली पेमेंट अपना भेज सकते हो। ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट, जिसमें आपको कतार से डायरेक्टली पेमेंट यहां आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे इंडिया कतर रिलेशंस भी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम फास्ट इकोनॉमी जो जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फास्टर ट्रांजेक्शन हम प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, बेसिक बेसिक कुछ चीजें कि मैक्सिमम कितनी लिमिट है इसकी, तो एक ट्रांजेक्शन में आप नियरली 1 लाख रुपीज सेंड कर सकते हो। उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे आपके, लेकिन जो सर्विस है वो आपको थोड़ी ज्यादा फास्ट मिलेगी। ठीक है, इसमें आप, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल पोस्टल रेमिटेंसेस। पोस्टल रेमिटेंसेस बोला मतलब क्या है, इसमें इंडियन पोस्ट भी है जो इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट, 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस एन एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026, ठीक है, कोची में हुई। ये है क्या आपको, क्योंकि अगर आपने देखा हो यूपीएससी में जो इंडिया एंड बाकी के उसके जो नेबर्स है उनके एक्सरसाइजेस के बारे में, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्या है, इंडिया यूएसएन नहीं है, इंडिया यूएस नेवी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ये आप डाल सकते हो। इवन यू कैन यूज इट इन यूर जीएस पेपर 3 डिफेंस सेक्टर, इवन यू कैन यूज इट इन यूर जीएस पेपर 2 आईआर, इंडिया यूएस रिलेशन। ठीक है, सो इंडिया यूएस नेवी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल 2026, ये एक्सरसाइज उन्होंने की है, जिसमें वो क्या करेंगे, जिसमें वो फोकस करेंगे कि प्रेजेंट में जो वाटर लेवल पे जो एक्सप्लोजिव्स है, जैसे आपको पता होगा यूएस ईरान वॉर में ईरान ने जो वाटर माइंस बिछा के रखी थी, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में एक्सरसाइज की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकायन 2026, that is Indian Navy ship Sudarshani concludes the port call at Ponta Delgada. What is लोकायन 2026? डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लोकायन 2026 मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें दूसरा है जो सुदर्शनी, इंडियन नेवी शिप सुदर्शनी, आईएनएस सुदर्शनी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज द रीजन आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज लोकायन? इट इज अ 10 month 22,000 नॉटिकल माइल्स ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन। मतलब क्या है, ये जो है जैसे सागर माला परिक्रमा जैसे है रहता है ना, वैसे ये भी है। इसमें क्या है, जो आईएनएस सुदर्शनी है, इसके ऊपर हमारे जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, नियरली 200 इंडियन ऑफिशियल्स, वो 10 महीने में नियरली 22,000 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करेंगे, एंड जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स है। दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? सबसे पहले तो जो महासागर विजन है, इसको ये लीड करेगा, जिसमें हम फोकस करेंगे अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड जो ग्रोथ है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। मेरीटाइम कोऑपरेशन, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ये भी एक पर्पस सॉल्व हो रहा है। दूसरा, कल्चरल एक्सचेंज भी, क्योंकि ये जो है लोकायन 2026, इसमें क्या हो रहा है, जो 13 अलग अलग पोर्ट्स है, वहां हमारे इंडियन शिप्स, ये जो सुदर्शनी है, ये हॉल्ट लेगी कुछ जगह। तो उससे क्या हो रहा है, इससे आप अलग अलग एम्बेसडर्स से बात करेंगे, अलग अलग नेशंस के एम्बेसडर्स से बात करेंगे, जिससे इंडिया एंड जो बाकी के नेशंस है, इनमें एक कल्चरल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या याद रखना है, लोकायन 2026 या लोकायन 26। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ वगैरह, ये बेसिक, जैसे जनवरी 2026 में ये स्टार्ट हुआ है। क्या होता है ना दोस्तों, कि न्यूज़पेपर में एक ऐसी चीजें छोटे साइड में आ जाती है, हम पढ़ के उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये सीरीज से आपको वो फिर से रिवाइज भी हो जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ ये आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी डिफेंस में, नेवी या नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्लू इकोनॉमी, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, यू कैन पुट दिस महासागर विजन, ठीक है, लोकायन 26 इनिशिएटिव बाय इंडियन नेवी, ये सब चीजें ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। ठीक, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम रिगार्डिंग द MQ-9B सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये आपको कभी क्वेश्चन अगर पूछे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज MQ-9B? ठीक है, उसमें उसके नीचे आएगा कि ये एक फ्रिगेट स्ट्रेथ है, ये एक नेवी वेसल है, या ये एक पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो जनरली इंडियन नेवी में इस्तेमाल होता है, और जो लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। व्हाट इज MQ-9B?
इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको इंडियन नेवी ने डिमांड की है कि हमें ऐसे 30 to 60 एयरक्राफ्ट चाहिए। ठीक है, क्यों? जैसे आप देख सकते हो, ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन कावेरी है, इसमें हमने जो अलग अलग हमारे इंडियन जो है वो वहां बाहर जाके जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बचाने के लिए ये ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हम इस हिसाब से एयरक्राफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द रीजन इंडियन नेवी ने इसकी डिमांड की है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें क्या है, जैसे आपने लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में देखा होगा, इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, तो वैसे ही अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, इंडिया थाईलैंड मैत्री एक्सरसाइज। सो आपको अगर कोई क्वेश्चन आए, मैत्री 15 2026 ये एक्सरसाइज किन दोनों के बीच में है, तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जो है, जो जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट ऑपरेशन जो है, इसके लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। एंड इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सेमी अर्बन एनवायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग भी ये थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन जंगल एंड एनवायरमेंट अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। नेक्स्ट, ECMS एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये न्यूज आपके न्यूज़पेपर में भी कवर हुई थी। ठीक है, तो आपको आगे जाके ये पूछ सकते हैं। एंड इंडिया इसको एज अ सनराइज सेक्टर करके इसको टारगेट कर रहा है। अपकमिंग कुछ सालों में इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है दोस्तों। व्हाट इज ECMS? सो ECMS इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, इसका नेट कॉर्पस आप देख सकते हो, नियरली 6,844 करोड़ है। सो ये ECMS दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो हम प्रेजेंट में इंपोर्ट करते हैं, उसको खुद हम इंडिया में टारगेट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड हम खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे, दैट इज सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा सर? सबसे पहले तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। दूसरी चीज हमारे यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड तीसरा, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है? वी आर फोकसिंग ऑन द स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। क्लियर? तो दिस टर्म यू कैन यूज, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट एवर गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम एट UNCCD COP17 उलान बटार मंगोलिया। आपने देखा होगा आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो मैच द पेयर पूछती है। ठीक है, कि UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये COP17 कौन से रीजन में हुई, ठीक है, या प्लेस कौन सी है, ऐसे मैच द पेयर पूछते हैं, यहां से पूछते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP17 जो है, वो मंगोलिया के उलान बटार में हुआ है। और इसमें इंडिया ने सबसे पहली बार फर्स्ट एवर गाइडलाइंस शेयर की है रिगार्डिंग द ग्रासलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें वो क्या, ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या फोकस किया है इन्होंने? रीच डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया ग्रासलैंड, ये सब उन्होंने वहां डिस्कस किया है। ठीक है, सो इट इज फर्स्ट एवर गाइडलाइन टू ग्रासलैंड है, दैट इज द रीजन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी पूछती है, दैट इज द रीजन ये फैक्चुअल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आप अगर यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते हो ना, तो आपको, अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते हो, तो आपको ये जो जगह है, इसके बारे में क्वेश्चन दिखेगा। यू कैन सर्च आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग। सी, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, जिसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ये पॉइंट आता है। डीपीएसपी में भी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स ये डीपीएसपी में भी है। और कोऑपरेटिव से ही आप एक नया एग्जांपल डाल सकते हो, भारत टैक्सी, दैट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या होगा, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, देयर आर नियरली 8 लाख रजिस्टर्ड ड्राइवर एंड 41 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर अक्रॉस द सेवरल सिटीज। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक तो सर्विस प्रोवाइड भी हो रहा है। ठीक है, जो भारत टैक्सी है, इट एक्ट्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर,
पहली चीज। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 8 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप डालेंगे रादर देन पुटिंग उबर एंड ओला, ठीक है, क्योंकि ये देश का है, भारत टैक्सी इट इज देयर। कितने लोगों को पता था ये चीज, ठीक है। तो ये जब आप एग्जाम्पल डालेंगे ना, बिकॉज इट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म, तो ये यूनिक चीज है, ये यूनिक एग्जांपल है जो आप आंसर राइटिंग में डालेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड द नंबर्स, डिकोडिंग द इंडिया स्कूल एजुकेशन प्रोग्रेस। देखिए, एजुकेशन सेक्टर जो है वो एवरग्रीन टॉपिक है यूपीएससी के लिए, और इसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अगर आप डालेंगे या कुछ प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तो आपको बाकी उनसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जो कि हमें कमाने हैं। तो रिसेंटली अगर आप देखते हो, ये लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके बारे में जो आपके लिए काम की चीज है वो मैंने यहां लाई है, ठीक है। सो यहां पहली चीज, जो एजुकेशन सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर में जो स्कूल एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग उन्होंने डेटा लेटेस्ट अपडेट दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी है, एनरोलमेंट कितना है, टीचर्स कितने हैं, ठीक है। अब ये सर सभी चीजें याद करनी है क्या? आप अगर एक दो बार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। जैसे पीपल टीचर रेशियो, मतलब हर एक कितने स्टूडेंट के पीछे एक टीचर है फिलहाल, तो 24, एक अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद एवरेज टीचर पर स्कूल कितने हैं, 7 है। एवरेज एनरोलमेंट कितना है, नियरली 169 है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है, मतलब हर एक स्कूल में, पूरे स्कूल मिला के 169 स्टूडेंट्स, तो ये टेंशन वाली भी बात है वैसे, ठीक है। व्हाट इज UDISE एंड प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये आप देख सकते हो, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, ऑथेंटिकेट डेटा है, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप देख सकते हो कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, जीरो एनरोलमेंट एंड सिंगल टीचर स्कूल जो है वो कम हो रही है, विच इज अ गुड साइन। जीरो एनरोलमेंट मतलब जहां एक भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं था या एडमिशन नहीं थी स्कूल में, ऐसी स्कूल्स कम हो रही है, ठीक है। सिंगल टीचर, जिस स्कूल में पूरी स्कूल मिला के एक टीचर था, वो स्कूल्स कम हो रही है, मतलब टीचर की संख्या बढ़ रही है। तो एक अच्छा डेटा है, ठीक है। एंड कंपैरिजन फॉर्मेट में है। पहले जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स कितनी थी, नियरली 10,294, अभी वो उसकी 50% ही हो चुकी है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं स्कूल्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जब भी वुमन एम्पावरमेंट, वुमन लेड एम्पावरमेंट, ठीक है, या फीमेल पार्टिसिपेशन ऐसी चीज आती है, तो आप इसमें देख सकते हो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन। पहले गर्ल्स का एनरोलमेंट था 48% 2022-2023 में, वो अभी 48.4, थोड़ा सा कम है लेकिन बढ़ तो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। फीमेल टीचर पहले 52.3 थे, अभी 54.9, मतलब यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो यू कैन यूज इट इन फीमेल पार्टिसिपेशन, क्योंकि देखिए सिर्फ जैसे पॉलिटिक्स में फीमेल पार्टिसिपेशन आजकल कॉमन हो गया है, सभी लोग उसका नोट करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ये एक यूनिक पॉइंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहले 52% थे, अभी 55% तक आ चुका है। सो यू कैन यूज दिस डेटा एंड यू शुड यूज इट। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स टू होस्ट ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग। देखिए फिर से, जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि 15 अगस्त को मोदी जी विल फोकस ऑन द जेनजीज, क्यों? हमने ऐसे ही रैंडम नहीं बोला था, हमने ये सब न्यूज एनालाइज की थी, जिससे हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट का मेन टारगेट अभी जो है, जो यंगस्टर्स है, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। दैट इज द रीजन जो ब्रिक्स यूथ काउंसिल है, इसका ये प्लेटफॉर्म पे यंगस्टर्स को डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें वो फोकस करेंगे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेशन, एंड जिसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज इन द हैंड ऑफ यंगस्टर्स, दैट इज जेनजीज जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस यू कैन पुट इट एज ए एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी में कैसे, अगर आप जीएस पेपर 2 वल्नरेबल सेक्शन देखते हो, ठीक है, वहां आप देख सकते हो जो हम डिस्कस करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये इशू हम डिस्कस करते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग ये इशू काफी बार अगर आप देखेंगे तो यू कैन पुट इट इन योर वल्नरेबल सेक्शन। इवन दिस एग्जांपल यू कैन पुट इट इन इथिक्स, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इसमें आप देखिए, पहले जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उनके ऊपर एक स्टिग्मा था,
ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सैनिटेशन वर्कर्स थे, वो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी उनका हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रहा है, और उनके ऊपर का जो ब्लॉट है, स्टिग्मा है, वो भी हट रहा है। ठीक है। सो ये कैसे हुआ सर? तो गवर्नमेंट की जो स्वच्छता उद्यमी योजना, दिस यू शुड रिमेंबर, स्वच्छता उद्यमी योजना, ये योजना से गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, इनको गवर्नमेंट ने एक टूल किट प्रोवाइड की है, जिससे ये जो वर्कर्स है, ये मशीन्स का इस्तेमाल करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एंड अपने ही जैसे काफी लोगों को भी ये मशीन्स का इस्तेमाल करके जो प्रॉपर क्लीनलीनेस ड्राइव है, वो भी इसको प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो यहां आप याद रखेंगे क्या, स्वच्छता उद्यमी योजना। और ये जो स्वच्छता उद्यमी योजना है, ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ नमस्ते स्कीम। अगर आपको पता होगा, नमस्ते स्कीम जो है, ये स्पेशली जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम बनी है। ठीक है। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो सोसाइटी है, वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी। सो एज अ रिजल्ट, टू एम्पावर द मैनुअल स्कैवेंजर्स, एट द सेम टाइम उनको एक टूल किट प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है, उनके लाइफ लाइफ के बारे लाइफ के बारे में या सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये नमस्ते स्कीम लाई थी, स्पेशली फॉर द मैनुअल स्कैवेंजर्स। और उसका ही ये कंपोनेंट है क्या, स्वच्छता उद्यमी योजना। और ये एक केस स्टडी है। जैसे ये सतीश कुमार जो है, ये पहले एक सैनिटेशन वर्कर थे, लेकिन अभी वो सीवर सक्शन मशीन ओनर भी है और ऑपरेटर भी है। जैसे उनको क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। तो दिस इज द केस स्टडी यू कैन पुट। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंक्लूजन थ्रू स्माइल स्कीम। तो आपको ये स्कीम पता होनी चाहिए। व्हाट इज स्माइल स्कीम? इट इज अ सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, दैट इज स्माइल स्कीम। ये स्कीम कौन सी है? इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंड जो है, इट कम्स फ्रॉम द सेंटर। एंड स्माइल स्कीम में क्या है, जो भी बीपीएल फैमिली में आते हैं या जो बेगिंग वगैरह करते हैं, उसके अगेंस्ट ये काम करेंगे। ठीक है। जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल है बीपीएल के नीचे, उनको ये हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा सर? इससे रिहेबिलिटेशन भी उनका कर सकते हैं एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी उनका कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज द अवेयरनेस सेक्शन ऑफ ईयू सीबीएएम रेगुलेशंस। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्वेश्चन आने वाला है। याद कर लीजिए, इसके बारे में आपको सर्च कर लेना है। ठीक है। और अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी ये कवर है, बट क्या होता है ना, हम उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं। आपको इसके नोट्स बना के उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। थोड़ा सा डिटेल भी इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। व्हाट इज ईयू सीबीएएम? इट इज यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। इट इज अ रेगुलेशन जिससे कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो यूरोपियन यूनियंस है, उनके स्टेप्स है। ठीक है। जैसे इंडिया से कोई कार्बन अगर वहां एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक, तो वहां के जो नेशंस है, वो इंडिया के ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगाएंगे, और जो इंपोर्ट करवा रहा है, वो कंपनी के ऊपर भी टैक्सेस लगाएंगे, जिससे कोल बेस्ड यूसेज है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके बारे में प्लीज आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज मियावाकी ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में यूपीएससी ने इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज द केस स्टडी जिसमें रायचूर, दैट इज कर्नाटका में, मियावाकी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मियावाकी प्रोसेस जो है, इट इज फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है। ये आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मियावाकी मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मियावाकी मेथड, ये जो रायचूर रीजन है कर्नाटका, ये पूरी तरीके से डेवलप हुआ है। पहले देखिए कैसे कंडीशन थी इसकी, और अभी इसमें प्रॉपर प्रोसेसिंग होके यहाँ अभी पूरे फॉरेस्ट डेवलप हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, बस आपको बताने के लिए, MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2026, आपने देखा होगा कि ये जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट,
इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026, ठीक है, क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल्स है, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है जो प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछते हैं। तो आप रिसेंट क्या पढ़ेंगे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने टैक्सेस वगैरह लगा रही थी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और वो सब पावर्स किसके हाथ में आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आप देख सकते हो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, as per this amendment act, state government cannot levy the fresh taxes on the mineral rights, एंड ये जो कंडीशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकती। मतलब यहां क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर्स आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 17 अगस्त से लेके 19 अगस्त की जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी वो हमने कवर की है। अगले जो सेशन रहेगा वो हम सैटरडे को अपडेट करेंगे, जिसमें जो अभी 19 अगस्त के जो दोपहर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी वो, एंड 2021-22 ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी वो सब हम कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।